Hello students, I am here with you to discuss the administration of company law. As I have already told you that company laws mean laws related to company, and how to administer the company is called administration of company law. Then in this topic we are going to discuss about the machinery for administration of companies act कि कौन कौन सी ऐसी मशीनरी है, कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी बॉडीज़ हैं जो कंपनी एक्ट को, कंपनी लॉ को एडमिनिस्टर कर रही हैं, उसके प्रबंधन का काम कर रही हैं. देन फर्स्ट देयर इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेकेंड वन इज़ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, द थर्ड इज़ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, द नेक्स्ट इज़ स्पेशल कोर्ट, and the next one is National Company Law Tribunal, and the last is National Company Law Appellate Tribunal. The first thing is सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्रीय सरकार. केंद्रीय सरकार मतलब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का एक स्पेशल विभाग होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो काम करते हैं. और प्रेजेंटली श्रीमती निर्मला सीतारमण इज़ लुकिंग आफ्टर दिस डिपार्टमेंट, और उनका मेन काम है, उस डिपार्टमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन करना, और जो कंपनी एक्ट है उसकी इन्फोर्समेंट, उसको किस तरह से लागू किया जाता है उसके बारे में देखना. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नोडल एजेंसी होती है, जिनके पास ये अथॉरिटी रहती है, जिसके पास बहुत सी शक्तियां हैं इस एक्ट के अंदर उनको दी गई हैं. और इस एक्ट के अंडर ही, कंपनीज एक्ट के अंडर ही उनको बहुत सी पावर्स और शक्तियां प्रदान की गई हैं, और उन शक्तियों और पावर्स को प्रयोग में लाते हुए वो कंपनी से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस लेते हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्रीय सरकार के अधीन एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होती हैं, जो कि नोडल एजेंसी है, और कंपनीज़ के अफेयर्स को, कंपनीज़ के काम को देखने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती हैं, और उनको इस एक्ट के अंतर्गत बहुत सी शक्तियां और बहुत सी पावर्स जो हैं वो प्रदान की गई हैं. और प्रेजेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को लुक आफ्टर करती हैं वो हैं हमारी वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, एंड शी इज़ श्रीमती निर्मला सीतारमण. द नेक्स्ट वन इज़ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़. अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ हर स्टेट में एस्टेब्लिश किया जाते हैं. तो इनिशियली जलंधर में, हिमाचल की जब कंपनीज़ को किसी को एस्टेब्लिश करना होता था तो जलंधर में था, लेकिन प्रेजेंटली शायद वो चंडीगढ़ में है, नॉट कन्फर्म. लेकिन आप भी नेट पे फाइंड आउट कीजिएगा. मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन अभी शायद वो चंडीगढ़ में है, जहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है. और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी को जब स्टार्ट करना है, उसमें फ्लोट करना है, तो किस मतलब कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित ये संस्था होती है. और ये संस्था सुनिश्चित करती है कि जितनी भी वैधानिक रिक्वायरमेंट्स हैं इस एक्ट के अंडर वो पूरी की जाएं. अब वैधानिक रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं? जैसे कंपनी को अपना जब एस्टेब्लिशमेंट की जाती है तो उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देना है, उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना है. अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए, और कितने दिनों बाद जो है उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाएगा. कौन सी कंपनीज़ हैं जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, कौन किसी कंपनीज ऐसी हैं जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट चाहिए होता है. मींस ऑल दैट थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो हैं वो मेनली उनका काम यही होता है कि जब भी कंपनी को एस्टेब्लिश किया जाता है तो उसकी जो सारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, वैधानिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उन चीज़ों को देखना है, वैधानिक कार्यवाही प्रॉपर ढंग से की जा रही है या नहीं. और उसके साथ साथ जो कंपनीज़ के जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसको भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में रखा जाता है. जितने भी वैल्यूएबल बुक्स हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास दी जाती हैं, और कोई भी पर्सन प्रेस्क्राइब्ड फ़ी, जितनी भी फ़ी निर्धारित की गई है उसको फ़ी चुकाने के बाद उसको देख सकते हैं. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो था वो एस्टेब्लिशमेंट करने की बात उसकी 1988 में आई थी, और इसने अपना कार्य करना शुरू किया 1992. और सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मेन मोटिव होता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स. तो उनका मेन मोटिव है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उनके इंटरेस्ट को, उनके हितों की जानकारी रखना. और सेबी जो है टाइम टू टाइम बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करता है मार्केट इंटरमीडियरीज़ के लिए, मतलब मार्केट के बीच में जो मध्यस्थ हैं उनके लिए, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत स्कैटर्ड होते हैं. ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, उसके लिए बहुत से ब्रोकर्स, बहुत से
जो मर्चेंट बैंकर्स हैं, अंडर राइटर्स हैं, वो काम करते हैं। और ये बैंक जो है इन मध्यस्थों पे भी बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, बोर्ड जो है बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, और ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हितों को प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसके पास बहुत सी पावर्स होती हैं, उन पावर्स को ही यूज़ करता है। जैसे आपने सहारा के केस में बहुत बार देखा होगा कि सेबी ने बहुत सी गाइडलाइंस जो है, हमारे न्यूज़पेपर्स समटाइम्स भरे होते हैं कि सहारा इन्वेस्टर्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जो है बार बार सूचनाएं दी जाती हैं कि कौन से सहारा ग्रुप की जो एसेट्स हैं कितने को सेल आउट करके उनके इन्वेस्टर्स का पैसा चुकाया जा रहा है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो एक इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है, और ये बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस मध्यस्थों के लिए बनाते हैं। और वो मध्यस्थ होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, अंडर राइटर्स होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फ्रेम करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज स्पेशल कोड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो है कुछ स्पीड अप करने के लिए, किसी मतलब कंपनीज़ के कामों को स्पीड अप करने के लिए कुछ स्पेशल कोड्स, विशेष कोड्स जो है उनका निर्माण करती हैं। और उनका मेन मोटिव ही यही होता है कि जितने भी कंपनीज़ के कार्य हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। द नेक्स्ट वन इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। देन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक बहुत ही नई और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की ये क्या है? सबसे पहले इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, क्वासी जुडिशियल अर्धनिर्णायक संस्था। ये अर्धनिर्णायक संस्था का मतलब क्या है कि जैसे हमारे कोर्ट्स हैं वो फुली निर्णायक होते हैं, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हों, चाहे वो सिविल केसेस हों, फौजदारी केसेस हों, चाहे वो आपराधिक केसेस हों, उनको डील करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वासी जुडिशियल का मतलब है कि यहाँ पे क्रिमिनल केसेस को नहीं एंटरटेन किया जाता है। मान लो कोई कंपनी है, उसमें एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में लड़ाई हो गई, तो उस लड़ाई में जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल नहीं इंटरफेयर करेगा। उसके लिए आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा और वहाँ से आपके निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है अर्ध निर्णायक बॉडी है, क्योंकि इसके पास जो अफेयर्स हैं वो इसके जो काम है वो अलग अलग होते हैं। उनका मेन काम यही है कि कंप्रोमाइज़ किस तरह से करना है, और सेटलमेंट जो है, कोई ऐसी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं विद इन कंपनी, तो उसको किस तरह से देखना है। तो इस तरह ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 1 जून 2016 को नोटिफाई किया था, और उसमें कहा गया था 1 जून 2016 में कहा गया था कि हम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को बनाएंगे। अब बनाएंगे तो लेकिन इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो बहुत से, अब देश में तो कितनी कंपनीज़ हैं, अब उन कंपनीज़ में बहुत से डिस्प्यूट्स भी आते हैं। अब डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए इससे पहले जैसे लोगों को कोर्ट्स में जाना पड़ता था। अब कोर्ट्स में ऑलरेडी इतने पेंडिंग केसेस, अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो वहाँ लिखा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं कितने लाखों में केसेस जो हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं, हाई कोर्ट में इतने जो केसेस हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं। और अगर और केसेस वहाँ पे जुड़ जाएं तो वहाँ पे जो काम है उसका बर्डन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये सोचा कि हम एक कंपनीज़ के अफेयर्स के लिए, जो भी कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए इंस्टेड ऑफ कि सारे लोग अपने डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए कोर्ट में जाएं, तो हम एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश कर देते हैं, एक फॉरम एस्टेब्लिश कर देते हैं, और वहाँ पे ही तुरंत जो है उनको अपनी समस्या का समाधान मिल सके। तो इसीलिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना जो थी वो की गई। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है अर्धनिर्णायक संस्था है। अर्धनिर्णायक क्यों है? क्योंकि इसमें पूरी तरह से इसको फ्री नहीं छोड़ा गया है कि क्रिमिनल, सिविल, हर तरह के केसेस को नहीं ले सकता। ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी से रिलेटेड ही केसेस को लेगा। बाहर किसी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे रिलेटेड नहीं है। ये सिर्फ कंपनीज़ के केसेस हैं, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट से संबंधित केसेस हैं, उनको एंटरटेन करेगा। और इसकी नोटिफिकेशन जो थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा 1 जून 2016 को की गई थी। और क्यों ये एस्टेब्लिश की गई? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हाई कोर्ट के बर्डन को कम करना है, ताकि वहाँ पे कम से कम केसेस रह जाएं। देन
योर नेक्स्ट इज़ नीड फॉर, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, नीड फॉर NCLT, कि NCLT बनाने के लिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाने के लिए आवश्यकता क्यों महसूस हुई। वो पहले ही है, मैंने आपको पहले बताया, सिंगल विंडो, कि ये सिंगल विंडो है, यानी कि ये अकेली, सिंगल विंडो का मतलब है कि अकेली जगह जाके आपको अपनी समस्या का समाधान तुरंत मिल जाएगा, आपको कहीं भी अपने डिस्प्यूट के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, और अननेसेसरी जो आपको डिले हो रहा था आपके केसेस की सुनवाई के लिए, तो वो आपको यहीं पे मिल जाएगा, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। द नेक्स्ट इज स्पीडी प्रोसेस, कि NCLT एक जो मशीनरी है वो केसेस को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश में रहता है, और इसके लिए टाइम लिमिट फिक्स किया गया है। उसके लिए टाइम लिमिट दिया गया है कि जैसे ही कोई केस आता है तो उसको 3 महीने के अंदर सॉर्ट आउट करना है, और ये एक्सटेंशन जो है 90 दिन और बढ़ाई जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, और वो भी सफिशिएंट रीजंस होने चाहिए, और प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन सेटिस्फाइड होने चाहिए कि इस केस की सुनवाई को 90 दिन और बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पे स्पीडी प्रोसेस है ये, यहाँ पे अपने डिस्प्यूट सेटलमेंट को आप जल्दी से जल्दी समाधान जो है वो पा सकते हो। और मैंने ये पहले ही बताया कि हाई कोर्ट में बहुत से केसेस जो थे वो चल रहे थे, तो उनके वर्कलोड को कम करने के लिए ही, रिड्यूस करने के लिए ही, हाई कोर्ट के वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए ही NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है, ताकि बिना वजह किसी देरी से बचा जा सके। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NCLT, कि NCLT जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसके मेंबर्स कौन होते हैं, क्या होते हैं। तो इसमें 3 तरह के मेंबर्स होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स, टेक्निकल यहाँ ट्रिब्यूनल की जगह टेक्निकल मेंबर्स आएंगे, एंड द नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट। द फर्स्ट वन इज़ जुडिशियल मेंबर, द सेकंड वन इज़ टेक्निकल मेंबर, एंड द थर्ड वन इज़ प्रेसिडेंट। 3 तरह के मेंबर्स हैं, जुडिशियल मेंबर्स, ट्रिब्यूनल, टेक्निकल मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट। नाउ प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होती है। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन है कि हैज़ बीन जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years और मोर देन 5 years, कि जो प्रेसिडेंट है वो हाई कोर्ट में जज रहा होना चाहिए या है, और मिनिमम 5 साल या 5 साल से ज़्यादा उसने वहाँ पे 5 साल या 5 साल से ज़्यादा उसने वहाँ पे काम किया हो। मतलब ये प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन की बात की गई है। द नेक्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ जुडिशियल मेंबर, तो फर्स्ट है इज़ और हैज़ बीन जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एनी पीरियड, कि कोई भी किसी हाई कोर्ट में किसी भी पीरियड के लिए, चाहे वो 1 साल के लिए ही क्यों ना हो, वो जज होने चाहिए हाई कोर्ट के, या फिर इज़ हैज़ बीन डिस्ट्रिक्ट जज फॉर मिनिमम ऑफ 5 years, कि जिला के जो सेशनल कोर्ट चलते हैं उसमें कम से कम 5 सालों के लिए वो जज होने चाहिए। हैज़ बीन एडवोकेट ऑफ कोर्ट, हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस और एज मेंबर ऑफ अ ट्रिब्यूनल एटलीस्ट 10 years, कि वो जो है किसी कोर्ट में एज अ जुडिशियल एक निर्णायक ऑफिसर के रूप में, वो एडवोकेट के रूप में काम कर रहे हो, और या फिर ट्रिब्यूनल के मेंबर रह चुके हो कम से कम 10 सालों के लिए। तो जुडिशियल मेंबर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि वो हाई कोर्ट में किसी भी टाइम पीरियड के लिए जज रह चुके हों, या फिर उनका डिस्ट्रिक्ट जज रहे हो और उनका मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस हो, और या फिर वो किसी जुडिशियल ऑफिसर के एडवोकेट रहे हों, और या ट्रिब्यूनल के मेंबर्स रहे हों, और उनका एक्सपीरियंस जो है वो 10 साल का होना, कम से कम 10 साल का होना चाहिए। और जो टेक्निकल मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन की बात जो की गई है, तो उसमें उनको कहा है हैज़ मेंबर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस या इंडियन लीगल सर्विसेज फॉर 15 years और मोर देन 15 years, कि वो इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, मतलब जो कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी के जो लॉ सर्विसेज हैं, या फिर जो इंडियन लीगल सर्विसेज हैं उसमें कम से कम उनका वो 15 साल तक उनके मेंबर रहे हो, या 15 साल से ज़्यादा के लिए। द सेकेंड इज़ हैज़ बिन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एटलीस्ट 15 years, वो CA रहे हो और उनको कम से कम 15 सालों का एक्सपीरियंस हो, और या फिर वो कॉस्ट अकाउंटेंट रहे हो और उनका 15 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर वो कंपनी सेक्रेटरी रहे हो और उनको 15 years का एक्सपीरियंस हो। मीन्स ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी है, उनके लिए अनुभव की जो कंडीशन है वो मिनिमम 15 years के लिए रखी गई है। द नेक्स्ट इज पर्सन विद प्रूवन एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फॉर 15 years और मोर देन 15 years, कि कोई पर्सन है जिसके पास एबिलिटी हो, इंटीग्रिटी हो, या उसके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कम से कम 15 साल या 15 साल से ज़्यादा की, और या फिर वो लेबर कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, नेशनल ट्रिब्यूनल में कम से कम वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो 5 सालों के लिए रहे हों। तो ये क्वालिफिकेशन है टेक्निकल मेंबर्स की।
और ये आपको लर्न करनी पड़ती है। द नेक्स्ट इज टेन्योर एंड एलिजिबिलिटी, कि क्या टेन्योर रहा है, कितने टाइम पीरियड के लिए वो काम कर सकते हैं। तो टेन्योर प्रेसिडेंट के लिए जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर शेल होल्ड ऑफिस फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एंटर इनटू ऑफिस। मतलब इनका टेन्योर जो है, जैसे ही वो अपना कार्यभार संभालेंगे तो उसके पद पर 3 साल तक आसीन रह सकते हैं, और उनकी रीअपॉइंटमेंट की जा सकती है प्रेसिडेंट की, जुडिशियल मेंबर की, टेक्निकल मेंबर्स की, अगले 5 सालों के लिए भी वो काम कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्या है, प्रेसिडेंट शेल होल्ड ऑफिस अप टू द एज ऑफ 67 years, कि जो प्रेसिडेंट है वो 67 साल की उम्र तक ऑफिस उस पद पर आसीन रह सकते हैं। और मिनिमम मेंबर जो मिनिमम एज फॉर मेंबर्स जो है वो 50 साल है, और मैक्सिमम जो है 65 years है। मतलब जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स के लिए मिनिमम एज 50 years एंड मैक्सिमम इज 65 years। प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज नहीं रखी है, लेकिन मैक्सिमम जो है 67 years की गई है। और जो रीअपॉइंटमेंट है वो अगले 5 सालों तक की जा सकती है, लेकिन वही है, टेक्निकल मेंबर्स जैसे ही 65 years के होते हैं उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट 67 years के होते हैं तो उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। और इनका टेन्योर जो है वो जिस दिन ये अपनी जॉब को ज्वाइन करते हैं उसके 3 साल तक ही वो उस पद पर आसीन रह सकते हैं। तो आज हमने किया कि सबसे पहले कौन कौन सी मशीनरी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, स्पेशल कोर्ट है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है। फिर हमने कहा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या होता है, वो क्वासी जुडिशियल है। नोटिफिकेशन कब हुई थी इसकी, उसकी मैंने आपको बताया 1 जून 2016 को हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसकी नोटिफिकेशन की थी। नेक्स्ट मैंने बताया कि क्यों NCLT को नीड क्यों आई, सिंगल विंडो है, स्पीडी प्रोसेस है, हाई कोर्ट के काम को कम करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या कौन कौन मेंबर हैं, जुडिशियल मेंबर हैं, टेक्निकल मेंबर हैं, प्रेसिडेंट है, इन प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या है, जुडिशियल मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या है, टेक्निकल मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, और इनका टेन्योर क्या है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आप अब इसके नोट्स तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।